हेलो गाइस, वेलकम टू श्री गणेश आईएएस। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जून की करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हमने इन्वायरमेंट की बात करी थी। हमने कहा था कि मैं थीमेटिक करंट अफेयर दूंगा, जो कि इस बार के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हाईली इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में आपका जो सेशन है, इस सेशन में हम बात करते हैं स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। ये स्टेट फॉर फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, इसको यूएनईपी और यूएडब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर बनाया है। और ये यूरोप का ये जो आपका जो यूएन रिपोर्ट का जो टाइटल है, इसका नाम है स्टेट फॉर फाइनेंस फॉर नेचर। ये एनालाइज करता है कि इन्वेस्टमेंट करिए फ्लो इन नेचर बेस्ड सोल्यूशन, और आइडेंटिफाई करिए कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नीडेड टू फ्यूचर मीट द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन टारगेट्स। इसकी बात करता है, जो कि हमने रियो कन्वेंशन में देखा था, है ना। तो ये इसका मेन जो टाइटल है वो बात करता है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। तो याद रिमेंबर दैट कि यूएनईपी प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ईएलडी, ये तीनों मिलके इसको निकाली हैं, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिक्स एंड ऑफ लैंड, आपका ये जो डिग्रेडेशन है, इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये एक इसमें इंस्टीट्यूट भी शामिल है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन के बारे में बात करता है, एनबीएस का मतलब ये होता है कि रेफर्स टू सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ नेचर, जहाँ जो टैकल करेगा आपका सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल रिस्क को, रिडक्शन को, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब एनबीएस एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल एफर्ट टू अचीव द गोल्स ऑफ द पेरिस क्लाइमेट चेंज। तो ये एक है, ये आप याद रखना, ओके। और करंट इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है कि अप्रोक्सीमेटली 133 बिलियन करंटली फ्लोज इनटू नेचर बेस्ड सोल्यूशन, और एनुअली बता रहे हैं, इसका बेस ईयर रखे हैं 2020, और इसमें जो आपका 0.10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी की बात करी गई है। तो ये भी एक जानने वाली बात है। तो गाइस प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं करंट अफेयर की सीरीज़ जो करा रहा हूँ, आप इसको रिवीजन के पर्पज़ से आप इसको सुन सकते हो। आप जब चाहो तब सुन लो इसको, है ना। जब भी आपको मौका मिले तब भी आप इसको सुन लो, ठीक है। बस सुन लोगे इतना काफ़ी है, 1.25 स्पीड करके भी सुन लो, बट सुन लो, ठीक है। तो स्टेट ऑफ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु पब्लिश स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। तो फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, ये आपका यूएनईपी, डब्ल्यूईएफ और ईएलडी, इसमें 3 इंस्टीट्यूट शामिल हैं, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, इसका नाम है कि ब्लू फिन्ड महसीर। तो ये ब्लू फिन्ड महसीर एक फिश है जो आईयूसीएन में इसको लिस्ट कंसर्न का, जो पहले की इंडेंजर्ड था, अब इसको लिस्ट कंसर्न की स्टेटस को दे दी गई है। ये एक फ्रेश वाटर का भी इंडिकेटर होता है। तो ये जो ब्लू फिन्ड महसीर है, ये आपका एक फ्रेश वाटर का इंडिकेटर स्पेसीज है, कि फ्रेश वाटर की क्या वो वाटर फ्रेश है कि नहीं है, उसका भी इंडिकेटर स्पेसीज है ये, ठीक है। तो ये पुणे में मिलता है, पूना में है, इंडिया में पूना में मिलता है। जनरली ये साउथ एशिया में आपको वाइड रेंज में मिलता है, ठीक है। इसको तोर खुदरी भी कहते हैं, ठीक है, इसका एक सब स्पेसीज है। तो ये पूना में जो है मोटा मोला रिवर है, उसमें मोटा मोला रिवर में, ये ईस्ट ऑफ पुणे में है, ये वहाँ मिलता है, जो कि एक डेक्कन प्लेटू का, और जो डेक्कन प्लेटू के रिवर में भी मिलते हैं, ठीक है। स्पेसीज माइग्रेटरी, और ये अपस्ट्रीम ड्यूरिंग रेंज के दौरान ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये था, इसको देख लेना, दैट इज़ अ ब्लू फिन्ड महसीर। बस इतना याद रखना कि इसको अब लिस्ट कंसर्न का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, जो कि मोटा मोला रिवर में मिलता है और डेक्कन प्लेटू के कुछ रिवर्स में भी मिलता है। अब ये देखो, फ्रेश इकोसिस्टम इंडिकेटर क्या होता है, तो ये होता है कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम इंडिकेटर है तो क्यों है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन लेवल जो डिजॉल्व होता है वाटर में, अगर उस पर कमी आएगी तो ये मर जाती हैं, दे बिकम डाई, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर टेम्परेचर, सडन क्लाइमेटिक चेंज, ये सब ये टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, पॉल्यूशन को भी टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। दैट्स वाई इसको इकोसिस्टम इंडिकेटर भी कहा गया है। कुछ कल्चरल इसका इंपॉर्टेंस है, जैसे दे हैव कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज वेल एज दे आर प्रोटेक्टेड इन टेम्पल सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया, ठीक है। टेम्पल सेंचुरीज में भी इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कंजर्वेशन इनिशिएटिव रखा है टाटा पावर प्राइवेट कंपनी ने, जो कि कंजर्वेशन कर रखा है इसको ब्लू फिन्ड फॉर 50 ईयर्स इन लोनावाला में, ठीक है, ठीक है। तो आईयूसीएन के बारे में जान लेते हैं। आईयूसीएन क्या है, तो आईयूसीएन इज अ मेंबरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। 1948 में इसको क्रिएट किया गया था। ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो कि ऑन द स्टेटस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर
नीडेड टू सेफ गार्ड इट, मतलब ये सेफ गार्ड का काम करता है, ठीक है, और ये नेचर को सेफ गार्ड की बात करता है ना। और ये अपना रेट बुक डाटा लिस्ट भी निकालता है, उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। IUCN की ये लिस्ट निकालता है, 9 कैटेगरीज हैं IUCN की, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एक इन्वेंटरी प्रोसेस है जिसमें ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस की बात करता है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका नाम है CEM इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। अब ये यहाँ पे बात होती है डीप डीकार्बोनाइजेशन, है ना। आप कार्बोनाइजेशन करिए, डीकार्बोनाइज करिए, कार्बोनाइजेशन नहीं कर रहे, आपको उल्टा करना है, आपको डीकार्बोनाइजेशन करना है, आपको क्लीन फ्यूल पे जाना है, आपको कार्बन का एमिशन कम से कम करना है। तो रिसेंटली हुआ ये है कि इंडिया और UK हैव ए लॉन्च अ न्यू वर्क स्ट्रीम टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी अंडर क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव कोऑर्डिनेटेड बाय UNIDO, ठीक है, यानी कि UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखना कि जो नया जो डील हुआ है, जो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल डील, ये किसके बीच में हुआ है, तो ये आपका इंडिया और UK के बीच में हुआ है। तो इंडिया और UK के बीच में ये डील को बात करते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था आपका 12th CEM में 12 में मीटिंग में, जो कि वर्चुअली होस्ट हुआ चिल्ली के द्वारा। चिल्ली इसका होस्ट कंट्री था। और इसके की पॉइंट क्या लिए गए थे 12th CEM मीटिंग की, कि इसका ऑब्जेक्टिव होगा इन्फ्यूज़ करना ग्रीन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करना है, फिर से कट करना है कार्बन एमिशंस को GDP बाई 33 to 35% बाई 2030 में, जो कि NDC का अपना डिमांड है, जो कमिटमेंट है उसमें हमें काम करना है। फिर से कमिटमेंट ये भी बात कर रहा है कि इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट करेंगे लो कार्बन टेक्नोलॉजी का, जो कि एनर्जी इंटेंसिव होगा, सेक्टर्स लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स। अब चूंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो इंडस्ट्रीज़ में इसको ध्यान देना है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी हैव रिजल्टेड इन अ सब्सटेंशियल सेविंग इन एनर्जी एट द डिमांड साइड सच एज, अब जैसे एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट करना, म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट करना, ये सब। अब जान लेते हैं कि ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है क्या। ये 2009 में इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द UNFCCC के कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो इट वाज एस्टेब्लिश इन December 2009 एट द UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोपेनहेगन में। तो ये हमारे लिए जानने योग्य बातें हैं। ये पूछेगा क्वेश्चन में कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल आपका ये कब हुआ था, तो ये कोपेनहेगन में हुआ था। अभी न्यूज़ में क्यों था कि भाई, तो यहाँ पे इंडिया और UK ने लॉन्च किया है कि एक नया वर्क स्ट्रीम करेंगे जिसमें हम प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को, ठीक है, ठीक है। तो ये इसलिए इसमें न्यूज़ में रहा। ओके जी, अब इसके कुछ फोकस एरिया हैं, तो फोकस एरिया की बात करते हैं और इसका पर्पस क्या है कि ओके, अब ये फ्रेमवर्क जो है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का, ये अडॉप्ट हुआ था 7th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इन 2016 में। ये डिफाइंस करता है कि CMs की गवर्नेंस को, उसके स्ट्रक्चर को और अदर आउटलाइंस को, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, मेंबरशिप, इन सब को बारे में बताता है। बस याद रखना है कि मैं 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका फ्रेमवर्क कब बना था, 2016 में। पर्पस इसका क्या है कि हाई लेवल ग्लोबल फोरम करना है, टू प्रमोट करना है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, टू शेयर लेसन्स लर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टू इनकरेज द ट्रांजिशन टू अ ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। ग्लोबल क्लीन एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। फोकस एरिया क्या है गाइस इसका, तो फोकस एरिया इसका है एनर्जी एफिशिएंसी को वर्ल्ड वाइड ठीक करना है, इन्हेंस करना है क्लीन एनर्जी सप्लाईज को, एक्सपेंड करना है क्लीन एनर्जी एक्सेस को। मेंबर्स कंट्रीज़ की बात करते हैं तो याद रखो, ये पूछेगा कि टोटल ऑल द UN का मेंबर इसका है, नो, ओनली 29 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द CM एंड इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर कंट्री। 11th जो CM की जो मीटिंग थी, ये होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, होस्टेड बाय द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन 2020, ठीक है। दैट वाज convened at a critical moment to consider the role of clean energy in supporting a rapid sustainable recovery। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनेशन इनिशिएटिव क्या है। तो ये IDDI एक इनिशिएटिव है CEM का, ठीक है, और ये ग्लोबल कोएलिशन है जो कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इसमें स्टिमुलेट करता है कि आप लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की डिमांड को करो, है ना, कोल मत जलाओ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मत जलाओ, ठीक है, क्लीन एनर्जी का यूज़ करो। और ये कोलैबोरेट करता है नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ और इस्टेब्लिश करता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को, उनको टारगेट देता है, इंसेंटिव देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। और इसमें इंडिया, UK और जर्मनी और कनाडा इसके सपोर्टिव जो कंट्री हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेटेड बाय UNINDO और IDDI इज कोलेड बाय द UK एंड इंडिया एंड द करेंट मेंबर्स इसके कौन है, तो जर्मनी एंड कनाडा हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनेशन इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, और ये किसका कब लाया गया था इसको,
इसको ये भी हमारे लिए जानने की बात है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, इसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा। गोल्स इसके क्या है, तो इनकरेज करना गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को कि बाई करिए आप कार्बन, स्टील और सीमेंट को। ठीक है, सोर्सिंग करिए, शेयरिंग डेटा करिए, कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट का। अब UNDIDO की बात करते हैं, तो ये एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है जो प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करता है, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। अभी 170 मेंबर्स इसके हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आपके UNDIDO के। ठीक है, इंडिया इसका ऑल्सो मेंबर है। ठीक है, इसका मेन मिशन जो है डिस्क्राइब्ड इन द लीमा डिक्लेरेशन। ठीक है, जो कि 15th सेशन ऑफ UNIDO जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2013 में हुआ था। तो ये जानने वाली बात है। तो इसमें याद रखना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि CEM इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनेशन इनिशिएटिव किया गया है। तो रिसेंटली इंडिया और UK ने लॉन्च किया है एक प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को। ठीक है, ये आप याद रखना। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव क्या था, तो 2009 में UNFCCC कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, इसको आप देख लीजिएगा। इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एक टॉपिक है बट बहुत सारे इसमें इंटीग्रेटेड हैं। अब एक आते हैं कि ओके, एक चीज़ और मैं मिस कर गया। हाँ, ये आपका UNIDO का जो आपका हेड क्वार्टर है ना, ये है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसका जो मैंडेट है कि बिल्ड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG 9 को प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन करना, ये इसका मेन टारगेट है। अब बात करते हैं सी स्नॉट आउटब्रेक इन टर्की। अब ये सी स्नॉट क्या होता है, सी नॉट क्या होता है? ये होता है कि ओवरलोड ऑफ एल्गी इतना ज़्यादा होता है कि वो सी स्नॉट बन जाता है। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली टर्की की सी ऑफ मरमरा में, जो कि कनेक्ट करता है ब्लैक सी और एजियन सी को, तो इसमें लार्जेस्ट आउटब्रेक देखा गया है सी नॉट का। ठीक है, इससे पहले 2007 में रिकॉर्ड किया गया था। अभी आप देख सकते हैं दैट इज़ द ब्लैक सी, और ठीक उसके नीचे जो पार्ट है आपका इस्तांबुल हो गया, टर्की हो गया और ग्रीस हो गया। तो सी ऑफ मरमरा हो गया, ये ब्लैक सी हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है, तो याद रखना ये सी ऑफ मरमरा में हुआ है। तो सी ऑफ मरमरा ये है, और ये सी ऑफ मरमरा है क्या, ये ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीस के पास एजियन सी है और ब्लैक सी आपका यहाँ हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहीं पे आपका इस्तांबुल सिटी भी है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए जानने वाली बात है। ठीक है, तो ये याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन कि सी नॉट कहाँ आया था अभी और ये है क्या, तो ये ओवरलोड ऑफ एल्गी है, बहुत सारा एल्गी एक साथ हो गया, तो ये था आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, ब्लैक सी को कौन सा स्टेट जोड़ता है ना, ब्लैक सी को एजियन सी को, या कौन सा स्टेट जोड़ता है इसका, उस स्टेट का नाम बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए। अब सी नॉट एंड इट्स फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये एक मैरीन म्यूकलेज होता है दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स एज अ रिजल्ट वाटर पोल्यूशन कंबाइंड विद द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब सी नॉट और इसके फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक मैरीन म्यूकलेज होता है। ठीक है, एल्गी का एक जो कि एल्गी को फॉर्मेशन दे देता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो जाते हैं वाटर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट की वजह से भी, और ये न्यूट्रिएंट इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कि एल्गी के जो फिस्ट ऑन वार्म वेदर कॉज बाई ग्लोबल वार्मिंग हो। और ये न्यूट्रिएंट ओवरलोड इसलिए होता है क्योंकि जब एल्गी जो है, जब वार्म वाटर वेदर की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बहुत सारा यूज़ करने लगता है। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक अ विशियस ब्राउन एंड फोमी सब्सटेंस। कंसर्न्स क्या है, तो थ्रेट टू मैरीन इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। एल्गी ऊपर अगर हो जाएगा तो सनलाइट आपका नहीं जा पाएगा नीचे, है ना। तो ये बहुत सारी इश्यूज इसके साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन वगैरह, कोरल्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, फिशेज मर जाएंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे जो लाइवलीहुड्स है फिशरमैन का वो इफेक्ट हो जाएगा, मछली वगैरह जो मारते थे वो नहीं मार पाएंगे, वाटर बॉर्न डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि कॉलेरा आपको बहुत सारा इस्तांबुल के शहर में मिला है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या लिया गया कि भाई, तो इसमें जो आपका जो सी ऑफ मरमरा है, इसको प्रोटेक्टेड एरिया, इसको टर्न किया जा रहा है कि ये, और साथ में बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं कि ताकि पोल्यूशन रिड्यूस हो सके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इतना हमें जानने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपना हो गया।
ओके, नेक्स्ट एक न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, इसको क्या कहते हैं? तो ये इट इज़ द प्रोसेस वेयर टू मेनी न्यूट्रिएंट्स मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर एडेड टू बॉडीज ऑफ वाटर एंड कैन एक्ट लाइक फर्टिलाइजर कॉजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है जी, बहुत सारा न्यूट्रिएंट हो गया जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो जाएगा, इससे बहुत सारे एल्गी हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ग्रोथ ऑफ एल्गी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी को यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, अब ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट आपके यही हैं। ये नेचुरली भी हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, मान लीजिए कि रॉक का वेदरिंग हो गया तो उससे भी हो सकता है। उसके बाद से आपका एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, लाइक आपने क्या किया कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज उसमें डाल दिया है ना, ये सब हो गया जो कि अर्बन एरिया या फिर फार्मिंग वगैरह से आएगा। इम्पैक्ट क्या हो गया? एल्गल ग्रोथ से ये ब्लॉक करता है लाइट को, जो कि प्लांट्स और सी ग्रास को जो नीड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से when the एल्गी और सी ग्रास जब डाई होते हैं तो सड़ने लगते हैं। जब सड़ने लगते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उससे मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो फिर मछलियाँ मरने लगती हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओशन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 जून। ठीक है, अब ये भाई ऐसा है कि ये सी नॉट के नाम पे अब ये ब्लैक सी, एजियन सी, ये सब आपका न्यूज़ में आ गया। तो ये इस बार के पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि सी स्लॉट आउटब्रेक इन टर्की हुआ है बिकॉज ऑफ द ओवरलोड ऑफ एल्गी। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो गया। ओके ओके गाइज, कैसा वीडियो लगा प्लीज़ बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मैं डालेंगे इन्वायरमेंट की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।